कभी सोचा है कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, मतलब चाहे वो एकदम बर्फीले पहाड़ हों या फिर गहरे महासागर, गर्म झरने, हर जगह जीवन है। लाखों करोड़ों तरह के जीव। ये देखकर एक तरफ तो हैरानी होती है और दूसरी तरफ दिमाग में एक सवाल आता है कि कोई इस बेहिसाब विविधता का हिसाब कैसे रखता होगा। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और हमारा गाइड होगा एनसीईआरटी का पहला अध्याय, द लिविंग वर्ल्ड। ये अध्याय हमें उस बुनियाद को समझने में मदद करता है जिस पर पूरी बायोलॉजी टिकी है। बिल्कुल। और ये सवाल, जैसा कि अध्याय में लिखा है, असल में दो सवाल हैं। एक है तकनीकी, निर्जीव के मुकाबले जीवित क्या है, और दूसरा है दार्शनिक, जीवन का उद्देश्य क्या है। एक वैज्ञानिक होने के नाते हमारा फोकस तो आज पहले सवाल पर ही रहेगा, पर जैसा आपने कहा, असली चुनौती उस 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियों को समझने में है जिन्हें हम अब तक खोज चुके हैं। बस खोज चुके हैं। हाँ, ये तो सिर्फ वो हैं जिन्हें हम जानते हैं। असल संख्या तो कहीं ज्यादा हो सकती है। 1.8 मिलियन, ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है जिसमें 18 लाख किताबें हैं, पर किसी ने उन्हें तरतीब से नहीं रखा है। आप अपने पसंदीदा किताब ढूंढेंगे कैसे? यहीं से वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस होती होगी। एग्जैक्टली। और ये समस्या बहुत ही जमीनी स्तर से शुरू होती है, नामों से। सोचिए, एक ही चिड़िया को कहीं गौरैया कहते हैं, कहीं चिड़ी, कहीं कुछ और। हाँ, हर जगह अलग अलग नाम होते हैं। तो अब अगर कोई ब्राजील का वैज्ञानिक और कोई भारत का वैज्ञानिक उस चिड़िया पर बात करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये तो केओस हो जाएगा, कम्युनिकेशन असंभव हो जाएगा। तो विज्ञान को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की जरूरत थी, एक ऐसा सिस्टम जिससे किसी भी जीव का एक ही नाम हो पूरी दुनिया में। इसी को मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसी मानकीकरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं नामकरण या नोमेनक्लेचर। लेकिन नाम रखने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो जीव है क्या। उसकी सही पहचान करना, यानी आइडेंटिफिकेशन, वो पहला कदम है। इसी को पक्का करने के लिए वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय कोड बनाए। ICBN और ICZN। हाँ, पौधों के लिए ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और जानवरों के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये कोड एक तरह से नियम पुस्तिकाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि हर जीव का सिर्फ एक ही वैध नाम हो। और जब इस यूनिवर्सल भाषा की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, कैरोलस लिनियस। उन्होंने जो द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, वो तो आज तक इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ नाम रखने का कोई फैंसी तरीका नहीं था, ये विज्ञान के लिए एक गेम चेंजर ही था। उससे पहले नाम बहुत लंबे और बोझिल होते थे, कई शब्दों के। लिनियस ने जो किया वो केओस में ऑर्डर लाने जैसा था। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में हर वैज्ञानिक, चाहे वो कहीं भी हो, इस आम को मैंजिफेरा इंडिका ही कहेगा। इस सिस्टम के कुछ सरल लेकिन मजबूत नियम हैं। पहला, नाम के 2 हिस्से होंगे, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, ये लैटिन भाषा में होंगे और तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। एक मिनट, अगर कोई हाथ से लिख रहा हो तो इटैलिक्स लिखना तो मुश्किल है। अच्छा सवाल है। हाथ से लिखते समय आप दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। और एक और छोटा सा नियम है जो बहुत जरूरी है, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और प्रजाति का नाम हमेशा छोटे लेटर से। करेक्ट। जैसे आम के नाम मैंजिफेरा इंडिका में मैंजिफेरा जीनस है और इंडिका प्रजाति। मैंने देखा है कि कई बार नाम के आगे भी कुछ लिखा होता है, जैसे मैंजिफेरा इंडिका लिन। इस लिन का क्या मतलब है? क्या ये दिखाना है कि देखो ये नाम मैंने रखा है? ऐसा लग सकता है, पर इसका एक बहुत प्रैक्टिकल कारण है। विज्ञान में क्रेडिट और कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। लिन लगाना एक तरह से साइटेशन देने जैसा है। ये किसी भी दूसरे बायोलॉजिस्ट को बताता है कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लिनियस के ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन को जाके देखो। अच्छा, ताकि रिकॉर्ड बना रहे। हाँ, ये एक साफ सुथरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने का तरीका है। ठीक है, तो हमने नामकरण समझ लिया, हर जीव का एक यूनिक यूनिवर्सल नाम। लेकिन ये तो बस पहला कदम है ना? सिर्फ नाम दे देने से तो काम नहीं चलेगा, हमें इन्हें ग्रुप्स पे भी तो रखना होगा ताकि हम इनके रिश्ते समझ सकें। एग्जैक्टली, एंड दैट्स वेयर द बिगर पिक्चर कम्स इन, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी सिर्फ नाम रखना नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 4 आधार हैं, जैसा अध्याय में बताया गया है। विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन,
पहचान, आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और फिर नामकरण, नोमेनक्लेचर। मतलब? पहले आप जीव के लक्षणों को समझते हैं, फिर उसे पहचानते हैं। हाँ, फिर उसे सही ग्रुप में रखते हैं और आखिर में उसे एक वैज्ञानिक नाम देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती वर्गीकरण तो इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से ही किए होंगे। मतलब कौन सा जानवर खाने के काम आएगा, किस पौधे से कपड़े बनेंगे या किससे घर बनेगा। बिल्कुल, उपयोग के आधार पर। ये तो बहुत ही सतही था। आज के वैज्ञानिक तो बहुत गहराई में जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। आज की टैक्सोनॉमी बाहरी और अंदरूनी बनावट, कोशिका की संरचना, विकास की प्रक्रिया और सबसे जरूरी उसकी पारिस्थितिक जानकारी पर आधारित है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स? हाँ, ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब है जीवों की व्यवस्थित व्यवस्था। लीनियस ने अपनी किताब का नाम भी सिस्टेमा नेचुरी रखा था। सिस्टमैटिक्स में हम सिर्फ ग्रुपिंग नहीं करते, बल्कि जीवों के बीच विकासवादी संबंधों यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी से भी एक कदम आगे है। आप कह सकते हैं कि ये टैक्सोनॉमी का एक व्यापक रूप है। तो एक बार जब हम किसी जीव को पहचान कर नाम दे देते हैं, तो उसे वर्गीकृत करने के लिए एक पूरा सिस्टम है। अध्याय में इसे टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम या हायरार्की कहा गया है। ये एक तरह से किसी के पते जैसा लगता है ना? सबसे खास गली नंबर से लेकर पूरे देश तक। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल सही। ये एक मल्टी लेवल फाइलिंग सिस्टम जैसा है और इसकी सबसे निचली और सबसे बुनियादी इकाई है प्रजाति यानी स्पीशीज। और यहीं पर 20वीं सदी के सबसे महान जीव वैज्ञानिकों में से एक अर्नेस्ट मेयर की एंट्री होती है, जिन्हें 20th सेंचुरी डार्विन भी कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर, अध्याय की शुरुआत में ही उनका जिक्र है। तो प्रजाति की परिभाषा से उनका क्या लेना देना था? उन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीशीज की वो परिभाषा दी जिसे हम आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि प्रजाति ऐसे जीवों का समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उनसे पैदा होने वाली संतान भी आगे प्रजनन कर सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल परिभाषा थी। हम बाद में उनके जबरदस्त योगदान पर और बात करेंगे, लेकिन वो इस पूरी कहानी के एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो प्रजाति, स्पीशीज, इस पदे की सबसे छोटी इकाई है, जैसे घर का नंबर। अब इस पदानुक्रम में ऊपर कैसे जाते हैं? प्रजाति से ऊपर आता है जीनस, जो मिलती जुलती प्रजातियों का समूह है। इसे आप गली कह सकते हैं। जैसे अध्याय में उदाहरण है जीनस पैंथेरा का। इसमें शेर पैंथेरा लियो, तेंदुआ पैंथेरा पार्डुस और बाघ पैंथेरा टाइग्रिस आते हैं। ये तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं, पर इनमें इतनी समानताएं हैं कि इन्हें एक ही जीनस में रख दिया। सही। और एक घरेलू बिल्ली, वो भी तो एक तरह की बिल्ली ही है, क्या वो भी पैंथेरा में आएगी? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, घरेलू बिल्ली हालांकि एक फेलाइन है, पर वो इन बड़ी बिल्लियों से काफी अलग है, इसलिए उसे एक अलग जीनस फेलिस में रखा गया है। लेकिन पैंथेरा और फेलिस दोनों गलियों को मिलाकर एक मोहल्ला बनता है, जिससे हम कहते हैं कुल या फैमिली। अच्छा, इस केस में ये है फेलिडे फैमिली। समझ गए। तो एक कुत्ते का परिवार जो कैनिडे है, वो एक अलग मोहल्ला हो गया। अब इन मोहल्लों से शहर कैसे बनता है? संबंधित कुलों या फैमिलीज को मिलाकर बनता है गण यानी ऑर्डर। जैसे बिल्ली परिवार फेलिडे और कुत्ता परिवार कैनिडे दोनों ही मांसाहारी हैं। हाँ, तो इन दोनों को एक ही गण कार्निवोरा में रखा गया है। फिर कई गणों को मिलाकर बनती है एक वर्ग या क्लास, जैसे मैमेलिया, स्तनधारी। हाँ, स्तनधारी। इसमें कार्निवोरा भी आते हैं और प्राइमाटा भी, जिसमें बंदर और इंसान आते हैं। और फिर क्लास से ऊपर संघ और सबसे ऊपर जगत, जैसे हम सब और मछलियां, पक्षी, सरीसृप, सब संघ कॉर्डाटा में आते हैं, क्योंकि हम सब में किसी न किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड होती है। बिल्कुल। और अंत में ये सब जंतु जगत यानी किंगडम एनिमेलिया का हिस्सा है। और यहाँ सबसे दिलचस्प और की आइडिया है जिसे पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप इस पदे में ऊपर जाते हैं, घर से गली, गली से मोहल्ला, शहर और देश तक, सामान्य लक्षणों की संख्या घटती जाती है। अच्छा। एक ही गली के दो घरों में ज्यादा समानताएं होंगी बनिस्बत एक ही देश के दो अलग अलग शहरों के घरों में। इसी तरह पैंथेरा जीनस के दो सदस्यों जैसे शेर और बाघ में ज्यादा समानताएं होंगी बनिस्बत कार्निवोरा गण के दो सदस्यों के जैसे बाघ और कुत्ता। एग्जैक्टली। जितना निचला टैक्सॉन उतनी ज्यादा समानता। अध्याय की तालिका 1.1
इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। अगर हम इंसान होमो सेपियंस को देखें तो हमारा जीनस होमो, कुल होमिनिडे, गण प्राइमेटा, वर्ग ममेलिया है। वहीं एक घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका का कुल मुस्किडे, गण डिप्टेरा और वर्ग इंसेक्टा है। हम दोनों किंगडम एनिमेलिया में तो एक साथ हैं, लेकिन उसके नीचे हमारे रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। सही बात है। ये टेबल इस पूरे सिस्टम को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। चलिए अब अर्नेस्ट मेयर पर वापस आते हैं। आपने उन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा। ये बहुत बड़ी उपाधि है। सिर्फ प्रजाति की परिभाषा के अलावा उनके ऐसे क्या योगदान थे कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया गया? उनका योगदान सच में विशाल था। उनका करियर 80 साल लंबा था। उन्होंने पक्षी विज्ञान, टैक्सोनॉमी, प्राणी भूगोल, विकास और सिस्टमैटिक्स इन सब में काम किया। उन्होंने ही इस सवाल को विकासवादी जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न बना दिया कि प्रजातियों की इतनी विविधता पैदा कैसे होती है। अच्छा, आज भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब उन्होंने सिर्फ वर्गीकरण नहीं किया, बल्कि वर्गीकरण के पीछे के क्यों पर फोकस किया। बिल्कुल। उन्होंने प्रजाति की जैविक अवधारणा, अ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को स्थापित किया, जो एक मील का पत्थर था। उनके काम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्हें जीव विज्ञान के 3 सबसे बड़े पुरस्कार मिले, जिन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बाल्जन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान पुरस्कार और क्राफूड पुरस्कार। हाँ, और वो 100 साल की उम्र तक काम करते रहे। वो सही मायनों में एक लेजेंड थे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो हमने जीवन की इस विशाल लाइब्रेरी से शुरुआत की। फिर हमने देखा कि इस लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने के लिए कैसे कैरोलस लिनेयस ने एक यूनिवर्सल कैटलॉगिंग सिस्टम यानी द्विपद नामकरण दिया। और फिर हमने पूरे फाइलिंग सिस्टम को समझा, प्रजाति से लेकर जगत तक का पदानुक्रम, जो हमें न सिर्फ जीवों को पहचानने में बल्कि उनके आपसी रिश्तों को समझने में भी मदद करता है। और ये सिर्फ एक एकेडमिक कसरत नहीं है, इसका प्रैक्टिकल महत्व बहुत ज्यादा है। जैसा अध्याय के सारांश में बताया गया है, टैक्सोनॉमी की समझ कृषि, वानिकी, उद्योग और हमारे जैव संसाधनों को जानने के लिए बेहद जरूरी है। सही बात है। हम किसी प्रजाति का संरक्षण कैसे करेंगे अगर हम उसे पहचानते ही नहीं? बायोलॉजी की पूरी इमारत खड़ी है। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ हम अपने श्रोता के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने वर्गीकरण की इन श्रेणियों को काफी स्थिर माना, जैसे ये पत्थर की लकीरें हों। लेकिन अध्याय में ही एक सवाल है कि वर्गीकरण प्रणालियां बदलती क्यों रहती है? एक बहुत जरूरी सवाल। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब हमारे पास डीएनए और जेनेटिक्स की और भी गहरी समझ होगी, तो ये श्रेणियां कैसे बदल सकती हैं? क्या हो सकता है कि जिन 2 जीवों को आज हम दूर का रिश्तेदार मानते हैं, जेनेटिक सबूत उन्हें चचेरे भाई साबित कर दे? ये सिस्टम कितना डायनामिक है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।